हेलो बच्चों, क्लास 12th केमिस्ट्री अध्याय 3 रासायनिक बलगतकी। इस वीडियो में हम अध्याय 3 रासायनिक बलगतकी के वस्तुनिष्ठ प्रश्न हल करेंगे जो आपके वार्षिक परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। आप अपने वार्षिक परीक्षा में वस्तुनिष्ठों की तैयारी हमारी जो सीरीज चल रही है उससे कर सकते हैं। आपके लिए हम बहुत ही महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ लेकर आते हैं जो वार्षिक परीक्षा में एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। इनको आप ध्यान से देखें और हमारा ये वादा है कि आपसे जो वस्तुनिष्ठ बताए जाएंगे वो बहुत ही महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ बताए जाएंगे जो एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। इसलिए आप इनको जरूर ध्यान से देखें और अपने वार्षिक परीक्षा की तैयारी को अच्छा करें। पहला क्वेश्चन है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया का विशिष्ट दर स्थिरांक किस पर निर्भर करता है? तो जो प्रथम कोटि की अभिक्रिया होती है इसका जो विशिष्ट दर स्थिरांक है यह ताप पर निर्भर करेगा। किस पर निर्भर करेगा? ताप पर निर्भर करेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा जो प्रथम कोटि की अभिक्रिया का विशिष्ट दर स्थिरांक है वह ताप पर निर्भर करता है। अगला क्वेश्चन है दूसरा, रासायनिक अभिक्रिया की दर निर्भर करती है। तो रासायनिक अभिक्रिया की जो दर है वो सक्रिय द्रव्यमान पर निर्भर करती है। किस पर निर्भर करेगी? सक्रिय द्रव्यमान पर निर्भर करेगी। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा सक्रिय द्रव्यमान। रासायनिक अभिक्रिया की दर निर्भर करेगी तो सक्रिय द्रव्यमान पर निर्भर करेगी। अगला क्वेश्चन है, आर्हीनीय समीकरण किस ऊर्जा के परिकलन में उपयोगी होता है? तो जो आर्हीनीय समीकरण होता है वो सक्रियण ऊर्जा के परिकलन में उपयोगी होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सक्रियण ऊर्जा। जो आर्हीनीय समीकरण होता है वो सक्रियण ऊर्जा के परिकलन में सहायक उपयोगी होता है। चौथा क्वेश्चन है, रेडियोधर्मी क्षय क्रिया की अभिक्रिया कोटि कैसी होती है? तो रेडियोधर्मी क्षय क्रिया की अभिक्रिया की जो कोटि होगी वो प्रथम कोटि की अभिक्रिया होगी। कौन सी अभिक्रिया होगी? प्रथम कोटि की अभिक्रिया होगी। जो वस्तुनिष्ठ चल रहे हैं जो वार्षिक परीक्षा को ध्यान में रखते हुए बनाए जा रहे हैं, इसलिए आप वीडियो ध्यान से देखें, बिल्कुल भी स्किप ना करें। एक एक क्वेश्चन आप ध्यान से पढ़ें, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। पांचवा क्वेश्चन है, अणुसंख्यता सदैव कैसी संख्या होती है? तो जो अणुसंख्यता है वो एक पूर्ण संख्या होती है। कैसी संख्या होती है? पूर्ण संख्या होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा कि अणुसंख्यता जो सदैव है ये एक पूर्ण संख्या होती है। छठवां क्वेश्चन है आपका, किसी अभिक्रिया का वेग अभिक्रिया की प्रकृति के साथ कैसा होता है? तो किसी अभिक्रिया का जो वेग है अभिक्रिया की प्रकृति के साथ यह घटता है। कैसा होगा? अभिक्रिया की प्रकृति जो होगी उसके हिसाब से जो वेग है वो घटेगा। अगला क्वेश्चन है, शून्य कोटि की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक की इकाई क्या है? तो शून्य कोटि की जो अभिक्रिया है उसके वेग स्थिरांक की जो इकाई है वो मोल L पे घात -1 और S पे घात -1। तो मोल L-1 S-1 होगी। ध्यान से देखें, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगला आठवां क्वेश्चन है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया की इकाई है। तो प्रथम कोटि की जो अभिक्रिया की जो इकाई होगी वो सेकंड पे घात -1 होगी। कितनी? सेकंड -1 होगी। तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया की इकाई सेकंड -1 होगी। अगला क्वेश्चन है नौवां, वे अभिक्रियाएं जो विकिरण के अवशोषण से संपन्न होती हैं क्या कहलाती हैं? तो वे अभिक्रियाएं जो विकिरण के अवशोषण से संपन्न होती हैं क्या कहलाती हैं? तो वे प्रकाश रासायनिक अभिक्रियाएं कहलाती हैं। क्या कहलाएंगी? प्रकाश रासायनिक अभिक्रियाएं कहलाएंगी। फिर से देखिए, वे अभिक्रियाएं जो विकिरण के अवशोषण से संपन्न होती हैं
क्या कहलाती हैं? तो वह प्रकाश रासायनिक अभिक्रियाएं कहलाती हैं। कैसी? प्रकाश रासायनिक अभिक्रियाएं कहलाएंगी। अगला क्वेश्चन 10वां क्वेश्चन है, तात्कालिक अभिक्रिया की दर किससे दर्शाई जाती है? तो तात्कालिक अभिक्रियाएं जो होती हैं उसके लिए हम यूज करते हैं dx/dt। dx/dt जो है वो तात्कालिक अभिक्रिया की दर को प्रदर्शित करता है। आपके लिए जो वस्तुनिष्ठ हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, और आपको जो वस्तुनिष्ठ बताए जा रहे हैं, जो वार्षिक परीक्षा के लिए बताए जा रहे हैं, आप वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे हमारी जो आगे आने वाली वीडियो हैं आपके पास पहुँचें और आप अपनी तैयारी बेहतर बनाए रखें। अगला 11वां क्वेश्चन है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अर्ध आयुकाल क्या है? तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया का जो अर्ध आयुकाल होगा वो T1/2 T1/2 बराबर 0.693/K1। कितना होगा? T1/2 बराबर 0.693/K1 होगा। अगला 12वां क्वेश्चन है, तीव्र अभिक्रियाओं का अध्ययन किस विधि द्वारा करते हैं? तो तीव्र अभिक्रियाएं जो होती हैं उनका अध्ययन हम फ्लैश फोटोलिसिस द्वारा करते हैं। किसके द्वारा? फ्लैश फोटोलिसिस के द्वारा तीव्र अभिक्रियाओं का अध्ययन करते हैं। अगला 13वां क्वेश्चन है, उत्क्रमणीय अभिक्रिया में अग्र तथा प्रदीप अभिक्रियाओं के वेग स्थिरांकों का अनुपात क्या कहलाता है? तो उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं जो होती हैं उनमें अग्र तथा प्रदीप अभिक्रियाओं के वेग स्थिरांकों जो का अनुपात है, जो वेग स्थिरांकों का अनुपात है वह साम्य स्थिरांक कहलाता है, या साम्य स्थिरांक कहलाता है। क्या कहलाएगा? साम्य स्थिरांक कहलाएगा। उत्क्रमणीय अभिक्रियाओं में जो अग्र और प्रदीप अभिक्रियाओं के वेग स्थिरांक को हम साम्य स्थिरांक कहेंगे। क्या कहेंगे? साम्य स्थिरांक कहेंगे। 13 क्वेश्चन हो गए हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 14वां क्वेश्चन है, n कोटि अभिक्रिया के लिए दर स्थिरांक की दर क्या होगी? तो कोई भी n कोटि की अभिक्रिया है उसके लिए दर स्थिरांक की इकाई जो है वो क्या होगी? तो उसके लिए जो दर स्थिरांक की इकाई है वो मोल लीटर -1 पे कोष्टक n-1 सेकंड -1 होगी। मोल लीटर -1 उस पे घात 1 - n और सेकंड -1 होगी। अगला 15वां क्वेश्चन है, द्रव्य अनुपाती क्रिया के नियम का प्रतिपादन किसने किया था? तो जो द्रव्य अनुपाती क्रिया है इस नियम का जो प्रतिपादन है वो गुल्डबर्ग तथा वागे ने किया था। किसने? गुल्डबर्ग तथा वागे ने किया था। ध्यान से आप देखें। अगला 16वां क्वेश्चन है, शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए T1/2 किसके समानुपाती होती है? तो शून्य कोटि की जो अभिक्रियाएं हैं उसके 1/2 ये किसके समानुपाती होगी? तो यह अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता के समानुपाती होंगी। किसके? अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता के समानुपाती होती हैं। तो ध्यान से देखें कि शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए T1/2 किसके समानुपाती होती है? तो शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए जो T1/2 है वो किसके समानुपाती होगी? वो अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता के समानुपाती होगी। अगला 17वां क्वेश्चन है, क्रिया कारकों के इकाई सांद्रण पर अभिक्रिया वेग किसके बराबर होता है? तो क्रिया कारकों के इकाई सांद्रण पर अभिक्रिया वेग किसके बराबर होता है? तो यह वेग नियतांक के बराबर होता है। किसके बराबर होगा? वेग नियतांक के बराबर होता है। तो जो क्रिया कारकों के इकाई सांद्रण पर अभिक्रिया वेग किसके बराबर होता है? तो वेग नियतांक के बराबर होता है। किसके बराबर? वेग नियतांक के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन है 18वां,
द्वितीय कोटि की अभिक्रिया के लिए दर स्थिरांक की इकाई क्या है? तो द्वितीय कोटि की जो अभिक्रिया है उसके लिए दर स्थिरांक की जो इकाई है वो है मोल -1 L1 S1। मोल पे घात -1, L पे घात -1 और S पे घात 1 होती है। इसके द्वितीय कोटि की अभिक्रिया के लिए दर स्थिरांक का मान बताया गया है। अगला 19वां क्वेश्चन है, तृतीय कोटि की अभिक्रिया के लिए दर स्थिरांक की इकाई क्या होती है? तो तृतीय कोटि की जो अभिक्रिया है उसके लिए दर स्थिरांक की जो इकाई है वो मोल पे घात -2, L पे घात 2 और S पे घात -1 होती है। और द्वितीय कोटि की अभिक्रिया के लिए भी हम बता चुके हैं क्या होती है, मोल पे घात -1, L पे 1 और S पे 1 होती है। और तृतीय कोटि की अभिक्रिया के लिए मूल पे -2, L पे 2 और S पे -1 होती है। तो जो तृतीय कोटि की अभिक्रिया के लिए दर स्थिरांक की इकाई बताई गई है आपको। अगला क्वेश्चन है 20वां क्वेश्चन है, तीव्र अभिक्रियाएं कितने सेकंड से भी कम समय में संपन्न हो जाती हैं? तो तीव्र जो अभिक्रियाएं होती हैं वो 10⁻⁻12 सेकंड से भी कम समय में संपन्न हो जाती हैं। कितनी? 10⁻12 सेकंड से भी कम समय में संपन्न हो जाती हैं। अगला क्वेश्चन है 21वां क्वेश्चन है, किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर अभिकारकों के सांद्रण के कैसी होती है? तो किसी रासायनिक अभिक्रिया की जो दर है वो अभिकारकों के सांद्रता के समानुपाती होती है। कैसी होती है? समानुपाती होती है। कैसी होगी? अभिक्रिया के सांद्रण अभिकारकों के सांद्रण के समानुपाती होती है। अगला क्वेश्चन है 22वां, किसी अभिक्रिया का मंद पद क्या कहलाता है? तो किसी अभिक्रिया का जो मंद पद है वो दर निर्धारक पद कहलाता है। क्या कहलाता है? दर निर्धारक पद कहलाता है। तो किसी अभिक्रिया का जो मंद पद है वो क्या कहलाएगा? दर निर्धारक पद कहलाएगा। अगला 23वां क्वेश्चन है, वह अभिक्रिया जिसकी कोटि 1 और आणविकता 2 होती है क्या कहलाती है? वो छद्म या प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। छद्म प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहलाएगी वह अभिक्रिया जिसकी कोटि 1 और आणविकता 2 होती है। क्या कहलाती है? तो जिसकी कोटि 1 और आणविकता 2 होती है वह छद्म प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। क्या? छद्म प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहलाएगी। अगला 23वां क्वेश्चन है, एथिल एसीटेट का अम्लीय माध्यम में जल अपघटन एक कौन सी कोटि की अभिक्रिया है? तो एथिल एसीटेट का अम्लीय माध्यम में जल अपघटन एक कौन सी कोटि की अभिक्रिया है? तो यह एक आभासी एक अणुक अभिक्रिया है। क्या है? यह एक आभासी एक अणुक अभिक्रिया कहलाती है। 24वां क्वेश्चन है, आणविकता का मान हमेशा कैसा होता है? तो आणविकता का जो मान है वह हमेशा कैसा होगा? तो आणविकता का जो मान है वह हमेशा पूर्णांक में होगा। कैसा होगा? पूर्णांक में होगा। तो आणविकता का मान हमेशा कैसा होता है? तो यह पूर्णांक में होता है। अगला क्वेश्चन 25वां क्वेश्चन है, दर स्थिरांक का मान ताप बदलने से कैसा होता है? तो दर स्थिरांक का मान है जो ताप बदलने से बदलता रहता है। क्या होता रहता है? ताप बदलने से दर स्थिरांक का जो मान है वो बदलता रहता है। अगला क्वेश्चन 26वां क्वेश्चन है कि अभिक्रिया की दर समीकरण में प्रयुक्त अभिकारकों के सांद्रता पदों की घातों का योग क्या कहलाता है? तो यह अभिक्रिया कोटि कहलाता है। अभिक्रिया की दर समीकरण में प्रयुक्त अभिकारकों के सांद्रता पदों की घातों का योग क्या कहलाता है? तो सांद्रता पदों की घातों का योग है जो अभिक्रिया कोटि कहलाता है। क्या कहलाएगा? अभिक्रिया कोटि कहलाएगा। अगला 27वां क्वेश्चन हमारा है कि दर निर्धारक पद में भाग लेने वाले अणुओं की संख्या क्या कहलाती है? तो दर निर्धारक पद में जो भाग लेने वाले अणुओं की संख्या है वो क्या कहलाएगी? तो अणुओं की जो संख्या है वो अणु संख्यता या आणविकता कहलाती है। क्या कहलाती है? अणु संख्यता
या आणविकता कहलाती है। तो क्या कहलाएगी कि दर निर्धारक पद जो होते हैं उसमें भाग लेने वाले अणुओं की जो संख्या होती है वह क्या कहलाएगी, वह अणुसंख्यता या आणविकता कहलाती है। अगला क्वेश्चन है 28वां क्वेश्चन है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में अभिकारक के लिए सक्रियण ऊर्जा कैसी होती है। तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में अभिकारक के लिए सक्रियण ऊर्जा कैसी होती है। तो जो सक्रियण ऊर्जा होती है वो उत्पादन की सक्रियण ऊर्जा से कम होती है। कैसी? उत्पादन की सक्रियण ऊर्जा से कम होती है, उत्पादन की सक्रियण ऊर्जा से भी कम होती है। अगला क्वेश्चन है अपना 29वां क्वेश्चन है, अभिक्रिया की कोटि का मान कैसा है। तो अभिक्रिया की जो कोटि है उसका मान हमेशा प्रायोगिक होता है। कैसा होता है? प्रायोगिक होता है। तो अभिक्रिया की कोटि का मान प्रायोगिक होता है। जो वस्तुनिष्ठ चल रहे हैं, जो महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ हैं, आप देखते रहें ध्यान से और याद भी करते रहें। वीडियो को बार बार 2 या 3 बार देखें, जिससे आपको वस्तुनिष्ठ जो बहुत ही अच्छे से याद हो जाएंगे। आपके वार्षिक परीक्षा में इनके आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। अगला 30वां क्वेश्चन है, प्रति 10 डिग्री सेंटीग्रेड ताप बढ़ने से अभिक्रिया की दर हो जाती है। तो 2 गुनी से अधिक हो जाती है। कितनी? 2 गुनी से अधिक हो जाती है। तो प्रति 10 डिग्री सेंटीग्रेड ताप बढ़ाने से अभिक्रिया की दर कितनी हो जाएगी? 2 गुनी से अधिक हो जाएगी। अगला 31वां क्वेश्चन है, वेग बराबर के ए पे 1/2 बी पे 3/2 के लिए अभिक्रिया की कोटि क्या है। तो इसके लिए अभिक्रिया की जो कोटि होगी वो 2 होगी। कितनी होगी? अभिक्रिया की कोटि 2 होगी। अगला 32वां क्वेश्चन है, किसी अभिक्रिया का दर स्थिरांक उस दर के बराबर होता है जब अभिक्रिया में अभिकारक का सांद्रण कैसा होता है। तो अभिक्रिया में जो अभिकारक का सांद्रण होता है वह एकांक होता है। कैसा होता है? जब एकांक होगा तो दर स्थिरांक उस दर के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन है, आर्हीनीय समीकरण को किसके द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो आर्हीनीय समीकरण आपको पता ही होगा कि AE पे घात EA अपॉन RT के बराबर AE पे घात EA अपॉन RT होता है। अगला 34वां क्वेश्चन है, रासायनिक विज्ञान की वह कौन सी शाखा है जिसके अंतर्गत रासायनिक अभिक्रियाओं के वेग तथा क्रियाविधि का अध्ययन किया जाता है। तो वह रासायनिक बलगतिकी है। कौन सा है? रासायनिक बलगतिकी है। रासायनिक बलगतिकी के अंतर्गत रासायनिक अभिक्रियाओं के वेग तथा क्रियाविधि का अध्ययन किया जाता है। अगला 35वां क्वेश्चन हमारा है कि प्रथम कोटि अभिक्रिया का समाकलित दर स्थिरांक क्या होता है। तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया का समाकलित दर स्थिरांक जो है वो के बराबर 2.303 अपॉन टी लॉग A अपॉन A माइनस x होता है। तो हमारे इस अध्याय के 35 क्वेश्चन हो गए हैं जो आपकी वार्षिक परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। इनको आप ज़रूर याद कर लें, जो आपके वार्षिक परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। अगले वीडियो में हम अगले लेसन के वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन देखेंगे। तो आपके लिए रासायनिक बलगतिकी चैप्टर के वस्तुनिष्ठ कंप्लीट हो गए हैं। अब आप अगली वीडियो ज़रूर देखें। धन्यवाद।